जादुई गजरा। नीलू की सास और ननद मोना उसे दहेज ना लाने के लिए तरह तरह की बातें सुनाया करती थी। यहाँ तक कि सारे काम भी उसे अकेले ही करने पड़ते। मोना सारे दिन पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में बैठी रहती। नीलू बेचारी सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती। रविवार का दिन था। मोहित, तू कैसी बहू लेकर आया है? उसके माता पिता ने कुछ भी दहेज नहीं दिया। अरे जिस दिन बेटी पैदा होती है, माँ बाप उस दिन से दहेज की चिंता करने लगते हैं। उन लोगों ने ऐसे ही बेटी को विदा कर दिया। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की है। दहेज की क्या जरूरत है? हमारे पास सब कुछ तो है ना। मैं तो उसे अपने घर में नहीं रख सकती। उसे उसके मायके ही छोड़कर आ जा। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उसको आए। तू जाएगा कि मैं उसके घर वालों को फोन करूं? माँ, 2-4 दिन बाद चला जाऊंगा, अभी नहीं। उसके घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी। वाह बेटा, हमारी तो इज्जत ही नहीं। चारों तरफ थू थू हुई दहेज ना मिलने की वजह से। उसका क्या? मोहित पैर पटकते हुए नीलू के पास चला जाता है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। नीलू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम तो जैसा कुछ जानते ही नहीं। मुझे अभी मेरी माँ के पास छोड़ आओ। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ही सुबह सुबह अपने एक दोस्त के पास गया था। ये लो, ये एक जादुई गजरा है। अपने बालों में इसे लगाने के बाद किसी की भी तीखी बात बुरी नहीं लगती और तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मगर इस गजरे को लगाकर कभी किसी का नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। झट से बेला और ताजे फूलों की लड़ियों का गजरा लेते हुए। ओ थैंक्स मोहित। मैं तो सोच रही थी कि माँ के पास चली तो जाऊं, मगर तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नीलू। नीलू ने पैकेट खोलकर झट से लड़ियों में से एक गजरा अपने बालों में लगा लिया। फिर वो अपनी सास के पास गई। अरे बहू, कितने दिन आराम करोगी? चलो किचन में आज कुछ चाइनीज बना लो। तुम्हारी ननद मोना के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। कैसी ढीठ है ये औरत। इसको तो मेरे कहने सुनने का कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इसको इस घर से ना निकाला तो मेरा भी नाम रमा नहीं। नीलू चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। चाइनीज खाना तो उसे और मोहित दोनों को वैसे भी बहुत पसंद था। 1 घंटे में ही उसने नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस सब कुछ तैयार कर दिया। वाह, नूडल्स एंड मंचूरियन! आंटी, आपने बाहर से मंगवाया है क्या? ये तो बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मैंने खुद ही बनाया है। आंटी प्लीज हमें भी सिखा दीजिए ना, कल हम आपसे सीखने आ जाएं। हाँ हाँ, आ जाना। मोहित के पापा कृष्णकांत सब सुन रहे थे। मम्मी जी, आप और पापा जी भी खा लीजिए। हाँ हाँ, लगा दो हमारी प्लेटें भी। मोना के फ्रेंड्स खाकर जा चुके थे। अच्छा, तुमने कब चाइनीज खाना बनाना सीख लिया भाई? हमें तो आज तक नहीं खिलाया। उन लड़कियों को जो बुलाया है, क्या सिखाओगी? आप चुप रहिए, मैं उन लड़कियों से कोई बहाना बना दूंगी। नीलू मुस्कुराते हुए अपनी और मोहित की प्लेट लेकर अपने कमरे में चली गई। कहिए मैडम, कैसा रहा सब कुछ? नीलू ने हंसते हुए सारी बातें मोहित को बता दी। फिर दोनों खाना खाने लगे। वाकई नीलू, बहुत ही टेस्टी है सब कुछ। तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, मैं तो जानता ही नहीं था। मोहित, ये गजरा जादुई है। तुम्हें ने कहा था ना, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि ये इतना अच्छा कैसे बना। मैंने तो आज तक खाना क्या चाय भी ढंग से नहीं बनाई। मोना कमरे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। वो नीलू को बुलाने आई थी। भाभी, मम्मी आपको बुला रही हैं। बस अभी आई। वो प्लेट्स उठाकर जाने लगी। देखो अब क्या फरमान जारी होता है। बहू, आज काम वाली नहीं आएगी। फटाफट बर्तन भी धो डालो। ठीक है मम्मी जी। इतने सारे बर्तन देखकर तो उसकी सांसें ऊपर की ओर हो रही थी। उसने जैसे ही बर्तनों को हाथ लगाया था कि सारे बर्तन फटाफट धुल गए। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में चली गई। कहाँ थी? कुछ नहीं, बर्तन धो रही थी। इतनी जल्दी बर्तन भी धुल गए? तो भूल गए कि मैंने जादुई गजरा। ओह हाँ, मैं तो सचमुच भूल गया था। आओ, आकर आराम कर लो। शाम को मूवी देखने चलेंगे। हाँ, जब से शादी हुई है कहीं घूमने फिरने नहीं गए। दोनों शाम को तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए तो देखा बुआ जी आई थी।
अरे बहू, आराम हो गया हो तो जरा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना लाओ। नीलू ने बुआ जी के चरण स्पर्श करते हुए मोहित की ओर देखा। माँ, मोना कहाँ है? उसको बोलो चाय बना ले, हम मूवी देखने जा रहे हैं, वैसे भी देर हो रही है। उन दोनों के निकलते ही, अरे मोना, जरा चाय और पकौड़े बना लो, बुआ जी आई हैं। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, भाभी से कहो ना वो बना देगी। तेरी भाभी सिनेमा देखने गई है। क्या वो अपने कमरे में नहीं? मैं अभी आई। अभी मैं गजरा लगाकर भाभी की सारी शेखी निकाल दूंगी। माँ ठीक कहती है, इनको अपने मायके ही रहना चाहिए। लेकिन भैया कहाँ सुनने वाले हैं? जब से ये आई है, भैया हमेशा उसके आगे पीछे घूमते हैं। मोना झट से उठकर भाभी भैया के कमरे में गई और ड्रेसिंग टेबल पर ताजे ताजे बेला के फूलों के गजरे की लड़ियों में से गजरा निकाल लिया और लगा लिया। उसने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, वो डर कर चिल्लाती हुई बाहर आई। मम्मी ये देखो, मेरे चेहरे को क्या हो गया? ओ, ये तो काले काले चकते पड़ गए। कैसे हुआ? जब दोपहर में अपने कमरे में गई थी तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। लगता है किसी की नजर लग गई है। नहीं मम्मी, भाभी के कमरे में एक गजरे की लड़ियां रखी थी। मैंने भाभी को कहते हुए सुना था कि ये जादुई गजरा है। मैंने जैसे ही लगाया, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। मोना, बिना किसी से पूछे किसी की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाभी, क्या आपने इसको ये सब नहीं सिखाया? अच्छा जा, मुंह धोकर आ। चल डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। भाभी, तुम्हें हर चीज की हड़बड़ी रहती है। बहू को आने दो, शायद उसके पास इसको ठीक करने का कोई उपाय हो। लेकिन रमा को इतना सब्र नहीं था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी। ये तो बहुत गहरे निशान है, इनको जाने में 6 महीने लगेंगे। मम्मी अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूं? गजरा लगाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? दोनों जब घर आई तो मोहित और नीलू आ चुके थे। उन्हें मूवी का टिकट ही नहीं मिला था। अरे मोना, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? भैया भाभी से कहो मुझे माफ कर दे। मैंने उनसे बिना पूछे उनका गजरा लगा लिया था। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं क्यों नहीं माफ करूंगी। नीलू के छूते ही मोना का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। अरे ये तो ठीक हो गया। हमारी बहू तो लाखों में एक है। अरे ये तो वाकई जादू हो गया। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, हमने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की। अब से मैं आपके साथ सारे काम करवाऊंगी। जादुई गजरे ने नीलू को उस घर में पूरा सम्मान दिलवा दिया था। जादुई झुमके। होशियारपुर नाम के गांव में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता को सजने संवरने का बहुत शौक था। होशियारपुर में हर महीने में एक बार मेला लगता था, जिसमें अलग अलग गांव के लोग सामान बेचने आते थे। अनीता भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। आज तो बाजार में कुछ अलग ही रौनक है। देख, बहुत नए नए दुकान वाले आए हैं। हाँ वही तो, आज तो जमकर शॉपिंग होगी। अनीता सीता उस दुकान पर पहुँचते हैं जिस दुकान से हमेशा वह गहने लिया करती थी। पर अनीता को कुछ पसंद नहीं आता। अनीता की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान की रौनक कुछ अलग ही रहती है। हर चीजों में एक अनोखी चमक दिख रही थी। चाचा, कुछ सुंदर सुंदर झुमके और चूड़ियां दिखाइए। भोला उसे सुंदर सुंदर चूड़ियां और झुमके दिखाता है, पर अनीता की नजर दूर लटके हुए एक झुमके पर पड़ती है और वो भोलू चाचा से कहकर वो झुमके मांगती है। अनीता, भैया मुझे वो झुमके देना। बेटा, ये झुमके बेचने के लिए नहीं है। अनीता के बहुत जिद करने पर भोला वह झुमके अनीता को बेच देता है। दोनों सहेलियां अपनी खरीदारी कर घर लौट आती हैं, पर लौटकर अनीता खरीदे हुए सामानों को ट्राई करती है। सीता भी वहां खड़े होकर अपने खरीदे हुए सामान को ट्राई कर रही थी, तो सीता चुप रहती है, पर अनीता को कुछ सुनाई देता है। अनीता की पसंद तो बड़ी खराब है, ऐसे कंगन कौन पहनता है? यह क्या कह रही हो तुम सीता? तुम्हें मेरे कंगन पसंद नहीं आए? सीता हक्की बक्की रह जाती है, यह सोचकर कि जो बात उसने मन में बोली वह अनीता कैसे समझ गई। अरे मैं कुछ और ही बोल रही थी, मुझे माफ कर, मैं अपने घर चलती हूँ। कुछ देर के बाद अनीता बाजार जाती है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी बैठा दिखाई देता है, जो अपने मन में कुछ कह रहा होता है। इस गांव के लोग पैसे वाले लगते हैं। आज रात को 2-4 घरों में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा।
जैसे ही आशीष की नजर अनीता पर पड़ती है, वह पलट जाती है और उस दौरान झुमके अनीता के कानों से नीचे गिर जाते हैं। झुमके गिरते ही अनीता आशीष के मन की बात सुन नहीं पाती। सुनीता फिर जैसे ही झुमके कानों में पहनती है, उसे आशीष की बातें सुनाई देने लगती हैं। तो यह सब इन झुमकों के कारण हो रहा था। यह तो कोई जादुई झुमका लगता है जो लोगों के मन की बात बताता है। अनीता गांव वालों को होने वाली चोरी के बारे में आगाह कर देती है। सारे गांव वाले रात को छुपकर आशीष का इंतजार करते हैं और आशीष पकड़ा जाता है। पूरा गांव अनीता की तारीफ करता है। इस तरह अनीता गांव में होने वाले कई मामलों को यूं ही निपटा दिया करती। एक दिन अनीता की माँ अनीता से पूछती है, तुझे कैसे पता चल जाता है लोगों की मन की बात? माँ, मैं जब बाजार गई थी तब मैंने ये झुमके खरीदे थे। जब भी यह झुमके पहनती हूँ, मैं लोगों के मन की बातों को सुन पाती हूँ। सरिता हमेशा से लोगों के मन की बातों को जानना चाहती थी। सरिता वह झुमके पहन लेती है और सज धज कर सुरेश के सामने जाती है। जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी मर्जी की कपड़े पहनती है और मुझसे आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके मनपसंद कपड़े नहीं पहनती हूँ। बहुत दिक्कत है ना आपको मुझसे? ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यह कहकर सरिता कमरे में चली जाती है। सुरेश घबरा जाता है। अरे सरिता को कैसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? सुरेश सरिता को मनाने जाता है, पर वह जब भी मन में कुछ सोचता, सरिता उसे सुनकर और गुस्से से लाल हो जाती। यह सब देखकर अनीता बहुत परेशान हो जाती है। क्या सोचकर यह झुमके लाई थी और यह क्या हो रहा है? इन झुमकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसकी बुराइयां भी बहुत हैं। अगर हम यह सुनते रहे हमेशा कि कौन हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, तो इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सरिता और सुरेश की लड़ाई को सुलझाने के लिए अनीता सुरेश के पास जाती है और उन्हें इन जादुई झुमकों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है, अब आप जब भी मम्मी के पास जाओ या ना भी जाओ, मन में हमेशा मम्मी के बारे में बहुत अच्छा ही अच्छा बोलना। मम्मी यह सब सुन पाएगी और आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुरेश ऐसा ही करता है और सरिता और सुरेश का झगड़ा खत्म हो जाता है। सरिता को समझ आ जाता है कि अगर वह झुमके पहने ही रही तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वह उन झुमकों को उतार देती है। मैं भी क्या बच्चों वाली हरकतें करने लग गई थी इन झुमकों के लिए। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी झुमकों की जरूरत नहीं है। झुमकों के कारण मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अनीता उन झुमकों को उन्हीं मेले वाले दुकानदार को वापस कर देती है। जादुई फेस क्रीम। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है, हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ। एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी,
मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारे मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए। अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं।